अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। प्रोग्राम जज्बा तालीम फ्री एजुकेशन फॉर ऑल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका टीचर जवाद अली। ये प्रोग्राम जज्बा तालीम फ्री एजुकेशन फॉर ऑल के तहत स्टार्ट किया गया, जिसमें हम आपको डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स घर बैठे आपकी टीवी स्क्रीन्स पर आपको पढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स ऑफ 9th क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो ख़त्म कर लिए थे। आज फर्दर आगे हम चैप्टर नंबर 4 को ही जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं आज कौन सा टॉपिक हमारा पहला टॉपिक है। टीवी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा जो आज टॉपिक हमने स्टार्ट करना है, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है क्या? इसको समझने के लिए हमें पहले मोमेंट्स का पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास कोई स्पैनर है जो नट को टाइट या लूज करने के लिए हम यूज़ करते हैं, अगर हमने नट को टाइट करना होता है तो हम स्पैनर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसी डायरेक्शन जो हमारे पास क्लॉक की नीडल की होती है, जब वो 12 से स्टार्ट होकर और वापस 12 पर सारे नंबर्स क्रॉस कर वो दोबारा 12 पर पहुंचती है। इस डायरेक्शन को कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हमने नट को टाइट करना होता है तो हम स्पैनर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसी तरह अगर हम नट को लूज करना चाहते हैं तो हमारी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम उस स्पैनर को घुमाते हैं तो हमारा नट जो है वो लूज हो जाता है। इस वक्त तो स्टूडेंट्स, मूवमेंट्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट हो सकती है और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास हो सकती है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास बॉडी तब बैलेंस होगी, तब रेस्ट पे होगी अगर क्लॉकवाइज लगने वाली जो मूवमेंट है वो इक्वल हो एंटी क्लॉकवाइज लगने वाली मूवमेंट के। इस केस में हमारे पास बॉडी रोटेट नहीं करेगी बल्कि अपनी जगह पर ही मौजूद रहेगी। जितनी क्लॉकवाइज इधर से लग रही है हमारे पास फोर्स, उतनी ही एंटी क्लॉकवाइज यहां से हमारे पास फोर्स लग रही है, तो ये मार्कर अपनी ही जगह पर स्टिल रहेगा, ये रोटेट नहीं करेगा। रोजमर्रा जिंदगी में अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो ये आपको सामने स्टूडेंट्स ये झूला नजर आ रहा होगा एक, जिसके अंदर ये वेट को वेरी किया गया है, लेकिन इस वक्त जितनी फोर्स यहाँ पर ये दोनों बच्चे जो है वो लगा रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल में बॉडी बैलेंस्ड है क्योंकि जितनी फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही है उतनी ही फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो लग रही है, जिसकी वजह से ये बॉडी बैलेंस है। सेकंड एग्जाम्पल में भी देखें, जितनी फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही है उतनी ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स लग रही है और ये बॉडी इस वक्त बैलेंस है। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, कि जब हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल हो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की फोर्स के, तो बॉडी बैलेंस्ड रहती है। इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। अगर हम इसकी थर्ड लाइन से पढ़ना शुरू करें, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स अ बॉडी इज बैलेंस्ड if the sum of clockwise movements acting on the body is equal to the sum of anti-clockwise movements acting on it। बॉडी कब बैलेंस होगी? जब क्लॉकवाइज मूवमेंट पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम इक्वल हो किसके? जितनी फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पर लग रही हैं उसके सम के, तो वो बॉडी हमारे पास बैलेंस होगी। ये तो था स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मैस। सेंटर ऑफ मैस की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। सेंटर ऑफ मैस ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। सेंटर ऑफ मैस किसी बॉडी का वो पॉइंट होता है जिस पर जब हम फोर्स अप्लाई करें वो बॉडी मूव करे मगर रोटेट ना हो। विदाउट रोटेशन जब कोई बॉडी मूव करती है तो जिस पॉइंट पर हमने उसके फोर्स लगाई हुई होती है
उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। फॉर एग्जाम्पल, आपको टीवी स्क्रीन पर जो फर्स्ट फिगर नजर आ रही है, इसमें जो पॉइंट O है जिस पर ये सेंटर ऑफ मास है, जब इस पॉइंट O पर मैंने फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी रोटेट नहीं होगी, ये स्ट्रेट पाथ में जो है वो मूव करेगी। इसी तरह अगर हम सेकंड फिगर देखें स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हमने जो फोर्स है वो पॉइंट O से ऊपर लगाई है, यानी कि सेंटर ऑफ मास पर हमने फोर्स अप्लाई नहीं की। F आपको नजर आ रहा होगा सेकंड फिगर में, ये फोर्स हमारा ऊपर अप्लाई हुआ है O से। तो इस केस में ये बॉडी मूव करेगी, ये बॉडी जो है वो रोटेट करके मूव करेगी, ये बॉडी बैलेंस्ड नहीं होगी, ये राइट साइड पर जो है वो मूव करेगी, रोटेट करना शुरू कर देगी। इसी तरह अगर हम पॉइंट O से, जो कि सेंटर ऑफ मास है, इसके नीचे फोर्स अप्लाई करें, तब भी ये बॉडी जो है वो रोटेट करती हुई मूव करेगी, ये स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करेगी। विदाउट रोटेशन ये मूव नहीं करेगी, इसमें कोई ना कोई एंगल की वेरिएशन लाजमी होगी। तो ऐसा पॉइंट जहां पर बॉडी मूव करे फोर्स लगाने से विदाउट रोटेशन, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ मास बॉडी के मास के बारे में स्टडी है। अब अगर किसी बॉडी पर ग्रेविटी जो है वो अप्लाई हो रही हो अर्थ की, तो ऐसे पॉइंट, ऐसा उस बॉडी का ऐसा पॉइंट जहां पर उसका सारा वेट एक्ट करता है, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिगर में आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक रिजिड बॉडी है जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है। हमारी ज़मीन इन तमाम पार्टिकल्स को नीचे की तरफ खींच रही है ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ज़मीन के अंदर ग्रेविटी है, उसका मास बहुत बड़ा है, वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। स्टूडेंट्स, इन सारे पार्टिकल्स को अगर हम ऐड करें, इन सारे पार्टिकल्स के जो वेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको अगर हम ऐड करें, ऐड करने के बाद इन तमाम पैरेलल वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा होगा, जो आपको रेड लाइन में जो है वो नज़र आ रहा है। ये पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस पॉइंट पर बॉडी जो है वो बैलेंस्ड रहती है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट लाइन है हमारी स्लाइड की। A point where the whole weight of the body appears to act vertically downward is called center of gravity of the body. ऐसा पॉइंट जहां पर बॉडी का तमाम वेट एक्ट करे टुवर्ड डाउनवर्ड, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर जो बॉडी है उनकी डिफरेंट होती है और इनको हम फाइंड भी कर सकते हैं। हर बॉडी का किस तरह से करते हैं वो आगे हमारा टॉपिक भी है। बहरहाल ये कुछ आपके सामने सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं, कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। जैसे ये जी शो कर रहा है हमारे इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज सर्कल। नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगल, दिस इज ट्रायंगल, दिस इज स्फीयर एंड दिस इज सिलेंडर। इन तमाम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके सामने टीवी स्क्रीन्स पर आपको नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर ये तमाम लाइंस मिलती हैं, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ये तो थी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। अगर हमारे पास कोई इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट हो, जिसकी शेप रेगुलर ना हो, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे फाइंड करेंगे, ये मैं आपको बताने आगे जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। सबसे पहले हम एक कार्डबोर्ड लेंगे। ये हमारे पास एक इर्रेगुलर शेप का कार्डबोर्ड है। अगर मैं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना चाहता हूँ तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इसमें होल करूँगा। पीछे जो कार्डबोर्ड, एक और कार्डबोर्ड है हमारे पास, उसमें मैंने नेल लगाई हुई है। अब मैं इसमें कुछ होल्स करूँगा। फर्स्ट मैं कहता हूँ, मैं होल करता हूँ इसके एक कॉर्नर पे, उसको मैं नाम दे देता हूँ ए। जब मैंने इसको ए से लेबल कर दिया और इसको नेल पर इस पॉइंट को लटका दिया, तो स्टूडेंट्स मैं प्लम लाइन को यूज करते हुए एक स्ट्रेट बिल्कुल वर्टिकल लाइन इस पर ड्रॉ करूंगा, जो बिल्कुल इस पॉइंट ए के नीचे होगी, बिल्कुल वर्टिकल डाउनवर्ड होगी यूजिंग प्लम लाइन। सेकंड,
अब मैंने जो होल बी किया हुआ है, अब मैं इसको इस नेल पर लटकाऊंगा और फिर दोबारा प्लम लाइन से एक स्ट्रेट लाइन बी के नीचे जो है वो मैं ड्रॉ करूंगा। इसी तरह होल सी को इस नेल के ऊपर, इस कील के ऊपर मैं लटकाऊंगा और सी के नीचे एक वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सी के नीचे मैं इसको ड्रॉ करूंगा यूजिंग प्लम लाइन। तो स्टूडेंट्स, जहां पर इन तीनों की लाइंस ए बी एंड सी कोइंसाइड करेंगी वो पॉइंट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उस पॉइंट पर इस बॉडी का तमाम वेट जो है वो एक्ट कर रहा होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स मैं फाइंड कर सकता हूं किसी भी इर्रेगुलर शेप्ड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्टूडेंट्स, आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है जी कपल। कपल क्या है? स्टूडेंट्स, हम स्पैनर यूज करते हैं। एक सिंगल हैंडेड स्पैनर होता है जो नट्स को टाइट और लूज करने के लिए यूज किया जाता है। एक स्पैनर होता है डबल आर्म, ये जो आपको नजर आ रहा होगा टीवी स्क्रीन्स पर, जो हम टायर्स वगैरह चेंज करने के लिए यूज करते हैं, ये डबल आर्म स्पैनर होता है। इसके दो हाथ होते हैं, दरमियान में इसके सेंटर होता है और एक आर्म इसका लेफ्ट पर और एक राइट पर होता है। ये हम कब यूज करते हैं? जब हमने कोई बहुत ज्यादा टाइट नट को खोलना होता है, क्योंकि हम इससे आसानी से जो है बहुत ज्यादा टाइट नट को इजीली हम ओपन कर सकते हैं। क्यों इसको यूज किया जाता है? क्योंकि स्टूडेंट्स, इसके दोनों साइड पर हम टॉर्क अप्लाई करते हैं, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी, तो डबल टॉर्क अप्लाई होता है। और जब डबल टॉर्क अप्लाई होता है बोथ द डायरेक्शंस, उसको हम कहते हैं कपल। यानी कि स्पैनर के दोनों साइड्स पे हमने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से दोनों साइड पर हमारे टॉर्क प्रोड्यूस हुआ और ये डबल टॉर्क जो है उसको हम कहते हैं कपल, जब हमारे पास डबल टॉर्क जो है वो अप्लाई हो। अब इस पर लगने वाला कपल अगर हम फाइंड करें तो स्टूडेंट्स, कपल का टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय एल। इधर एल हमारे पास मोमेंट आर्म है। सबसे पहले मैं लेबलिंग कर लेता हूं। राइट एंड जो है वो मैं कहता हूं ए है इस डबल स्पैनर का, डबल आर्म स्पैनर का। सेंटर हमारे पास ओ है और लेफ्ट वाला हमारे पास बी है। मैं फोर्स अप्लाई करता हूं ए पर इन अपवर्ड डायरेक्शन और बी पर फोर्स अप्लाई करता हूं इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर स्टूडेंट्स मैं टोटल टॉर्क इस कपल का मैं टोटल टॉर्क में फाइंड करना चाहूं तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय एल, यानी कि मूवमेंट आर्म। सबसे पहले मैं इधर लगने वाली फोर्स को मल्टीप्लाई करूंगा इसके मूवमेंट आर्म से, जो कि है ओ ए, ये राइट वाला मूवमेंट आर्म, प्लस इधर लगने वाली फोर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा एफ मल्टीप्लाई बाय ओ बी। तो हमारी इक्वेशन बनेगी फोर्स मल्टीप्लाई बाय ओ ए, जो इधर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है ये उसका फॉर्मूला है, और दूसरा प्लस फोर्स मल्टीप्लाई बाय ओ बी, जो लेफ्ट साइड पर इस डबल आर्म स्पैनर के टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है ये उसका फॉर्मूला है। इधर से अगर मैं फोर्स एफ को कॉमन कर लूं दोनों में से, अंदर मेरे पास रह जाएगा ओ ए प्लस ओ बी, और ओ ए प्लस ओ बी इक्वल है हमारे पास कंप्लीट इसके आर्म के, डबल आर्म के, जो कि है ए बी। तो टॉर्क इस कपल का कितना आ गया मेरे पास? फोर्स मल्टीप्लाई बाय इसकी पूरी लेंथ स्पैनर की, जो कि है ए बी। इक्वेशन स्टूडेंट्स आपको बताती है कि टॉर्क ऑफ अ कपल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द टू फोर्सेस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। हमारे पास टॉर्क ऑफ द कपल का फॉर्मूला क्या आया यहां पर कि हम फोर्स को, दोनों पे लगने वाली एक फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ, तो हमारे पास टॉर्क ऑफ द कपल जो है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखें। फर्स्ट लाइन है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगी जब उस पर कोई फोर्स जो है वो एक्ट नहीं हो रही। सेकंड,
अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम डज रिमेन एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो बॉडी इक्विलिब्रियम में है या तो वो रेस्ट पर ही रहेगी या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रही होगी। कंडीशंस अगर हम इसकी देखें, फर्स्ट कंडीशन कहती है कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस पर जो जितनी भी टोटल फोर्सेस लग रही हैं वो उनका सम जो है वो 0 होगा, तो वो बॉडी रेस्ट पर ही रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं बोर्ड पर आपको इसको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से, सपोज मेरे पास एक ब्लॉक है, एक स्टूडेंट इधर से फोर्स लगाता है F, दूसरा स्टूडेंट यहाँ से फोर्स लगाता है F, दोनों की फोर्स सेम है। क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? नहीं। क्यों? फोर्सेस तो लग रही हैं लेकिन टोटल जितनी फोर्स लग रही है अगर हम उसका सम करें तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। फॉर एग्जांपल F प्लस स्टूडेंट्स जो इस फोर्स की डायरेक्शन है ये राइट साइड पर है और इस फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर है, तो इसके लिए नेगेटिव साइन यूज होगा क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये राइट साइड पे और वो लेफ्ट साइड पे, तो ये आएगा -F। तो F माइनस F आंसर आ गया 0, यानी कि ये चीज मूव नहीं करेगी, जितनी फोर्सेस इस पर लग रही हैं उनका आंसर आ गया 0, ये चीज इक्विलिब्रियम में है। तो स्टूडेंट ये तो थी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कि जब सारी लगने वाली फोर्सेस का सम 0 आ जाए किसी भी बॉडी पर तो वो इक्विलिब्रियम में होती है। नेक्स्ट फर्स्ट कंडीशन हमें यही बताती है कि सम ऑफ द फोर्सेस अप्लाइड ऑन एनी बॉडी अगर 0 आ जाए तो वो इक्विलिब्रियम में है। टीवी स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा होगा, ये तो मैंने 2 फोर्सेस कंसिडर किए हैं। अगर हमारे पास कोई बॉडी है उस पर n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं, मतलब F1, F2, F3, और मैं उन सारी फोर्सेस को प्लस करूं और आंसर मेरे पास 0 आ जाए तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ये है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर टर्म्स ऐड हो रही हो तो हम उसके लिए सिग्मा का सिंबल भी जो है वो यूज कर सकते हैं कि सिग्मा F इक्वल्स टू 0। इट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखें। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें बताती तो है कि नंबर ऑफ फोर्सेस अगर 0 हों तो हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये हमें क्लियर नहीं करती इन टर्म्स ऑफ अगर बॉडी रोटेट कर जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है जो आपको नजर आ रही है। स्टूडेंट ये फिगर ए में इस पर लगने वाली फोर्सेस पैरेलल हैं, पैरेलल फोर्सेस इस पर अप्लाई हो रही हैं। इस कंडीशन में तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन सेकंड में देखें ये F1 और F2 अगेन पैरेलल हैं और एक ही लाइन पर एक्ट कर रही हैं, लेकिन ये बॉडी रोटेट कर जाएगी। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट ये इक्विलिब्रियम में ना हुई। जब तक बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी या वो रेस्ट पर होगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। अब 2 फोर्सेस लग रही हैं, दोनों पैरेलल हैं, अलोंग द सेम लाइन भी लग रही हैं, लेकिन बॉडी रोटेट कर रही है, जिसकी वजह से सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो बनाई गई। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है कि सम ऑफ टॉर्क्स, कि टोटल टॉर्क जो बॉडी पर लग रहा है अगर वो 0 होगा तो बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को जो है वो सेटिस्फाई करेगी। तो मैथमेटिकली हम इसको लिखना चाहें कि बॉडी पर लगने वाला टोटल टॉर्क जो है उसका सम 0 होना चाहिए, तो इक्वेशन बनती है सिग्मा टॉ इक्वल्स टू 0, कि हमारे पास रिजल्टेंट टॉर्क आखिर में अगर 0 आएगा, टॉर्क उन सारे टॉर्क को लगने वाली जितने भी टॉर्क उस बॉडी पर अप्लाई हो रहे हैं उनको हम ऐड करें, वो 0 आएंगे तो बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को जो है वो सेटिस्फाई करेगी। ये तो थी स्टूडेंट्स 2 कंडीशंस इक्विलिब्रियम की। अब नेक्स्ट इक्विलिब्रियम से ही रिलेटेड हमारे पास है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम की 3 स्टेट्स हैं, जिसमें आप टीवी स्क्रीन पर देखें। फर्स्ट लाइन स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? स्टूडेंट अगर हमारे पास टेबल पर एक बुक पड़ी है, उस बुक को मैं डिस्टर्ब करता हूं, उसकी पोजीशन को मैं डिस्टर्ब करता हूं, उसको थोड़ा सा मैं उठाता हूं और उसको छोड़ देता हूं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी
राइज होगा, ऊपर की तरफ जाएगा जैसे आपको फिगर बी में नजर आ रहा है, और जब मैं उसको छोड़ूंगा तो वो बुक दोबारा अपनी जगह पर वापस आ जाएगी, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी दोबारा उसी जगह पर वापस आ जाएगा। तो ये तो था स्टेबल इक्विलिब्रियम के जब हम किसी बॉडी को डिस्टर्ब करें और वो दोबारा अपनी पोजीशन पर वापस आ जाए तो हम कहेंगे कि वो बॉडी इस वक्त स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट आफ्टर अ स्लाइड टिल्ट इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। हम कब कहेंगे कि बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है? कि जब हम बॉडी को डिस्टर्ब करें, उसको टिल्ट करें, और टिल्ट या डिस्टर्ब करने के बाद वो बॉडी दोबारा अपनी पोजीशन पर वापस आ जाए, तो इस केस में हम कहेंगे कि वो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, जो अभी मैंने आपको बुक की एग्जांपल भी दी है। सेकंड स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे हमारे पास एक एग्जांपल है ब्लॉक की, ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है कि हमारे पास एक ब्लॉक है, जब मैं उस ब्लॉक को डिस्टर्ब करता हूँ उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलोंग द सेम लाइन नहीं रहता, और कुछ देर बाद उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक नई पोजीशन ले लेता है, उसकी बेस जो पहले कुछ और थी उसकी बेस जो है वो भी चेंज हो जाती है, और इस केस में ये बॉडी दोबारा अपनी जगह पर वापस नहीं आती, लेकिन एक नई स्टेट में जाकर ये स्टेबल हो जाती है। तो इस केस में कहेंगे कि ये न्यू स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसकी। दोबारा भी वो इक्विलिब्रियम में ही है, मगर ये इसकी एक न्यू स्टेट है। प्रीवियस केस में बुक की सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज नहीं हुआ था, वो भी सेम रहा था, और वो बॉडी अपनी जगह पर ही मौजूद थी, वो हमारे पास उसकी प्रीवियस स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही आया था। लेकिन इस ब्लॉक के केस में जब हमने इसको डिस्टर्ब किया तो ये एक न्यू स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है स्टूडेंट्स? इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले आपको टॉप पर नजर आ रही होगी, इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन when set free after a slight tilt is said to be in unstable equilibrium। जब बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन पर वापस ना आए तो उसको हम कहते हैं कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। स्टूडेंट, अब ये पेंसिल की एग्जांपल आपको नज़र आ रही है। मैं जब इस पेंसिल को अगर मैं इसकी टिप पर खड़ा करूं और मैं इसको डिस्टर्ब करूं इसकी जगह से, पहले इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर था, जब मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो डिस्टर्ब होगा, और डिस्टर्ब होकर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड चला जाएगा। तो इस केस में ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये दोबारा अपनी जगह पर वापस नहीं आ सकती। तो ये तो था स्टूडेंट्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। Neutral equilibrium, if a body remains in its new position when disturbed from its previous position, it is said to be in state of neutral equilibrium। अगर बॉडी अपनी न्यू पोजीशन में आ जाए, हालांकि हमने उसको डिस्टर्ब भी किया है और आकर वो इक्विलिब्रियम में है, तो हम उसको कहेंगे कि वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रही होगी ये एक बॉल है फिगर ए में। जब मैं इस बॉल को डिस्टर्ब करूंगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगा, ना लोअर होगा ना हायर होगा, वो अपनी ही पोजीशन पर रहेगा, और ये बॉडी रोल करती हुई एक न्यू प्रीवियस पोजीशन में आ जाएगी, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी वहीं पर मौजूद रहेगा। तो इस केस में मैं कहूँगा कि ये बॉडी इस वक्त न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारे पास तीन स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें नंबर 1 स्टेबल, जिसमें हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम में हम बॉडी को डिस्टर्ब करते थे तो वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पर वापस आ जाती थी। सेकंड था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें हम जब बॉडी को डिस्टर्ब करते थे तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो जाता था और वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पर वापस नहीं आती थी। और थर्ड है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कि जब हम बॉडी को डिस्टर्ब करते थे
तो वो एक न्यू पोजीशन ले लेती थी और उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता था, उसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा स्टेबल चीज़ें होती हैं उनकी जो बेस होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, या अगर हमने चीज़ को स्टेबल बनाना है तो हमें उसकी बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और उसे ज़मीन के करीब करीब रखना चाहिए, तब वो बॉडी ज़्यादा स्टेबल होती है। फॉर एग्जांपल, रेसिंग कार्स आपने देखी होंगी। स्टूडेंट्स, उनका साइज़ स्मॉल क्यों होता है? क्योंकि और उनकी बेस नीचे से बहुत ज़्यादा हैवी बनाई जाती है ताकि वो उनके उलटने का ख़तरा कम से कम हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर मूव करती हैं। उनको छोटा इसलिए बनाया जाता है कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास, वो ज़मीन के बहुत ज़्यादा करीब रहे, इससे चीज़ में ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। इधर हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल हैं कि किस तरह से हम, ये एग्जाम्पल्स आपको नज़र आ रही होंगी टीवी स्क्रीन्स पर, जिसमें नंबर 1 है स्टूडेंट्स, ये देखें हमारे पास ये एक कॉर्क है। इस कॉर्क को हमने नीडल के ऊपर जो है वो नीडल के अंदर इसको डाला हुआ है। स्टूडेंट्स, अगर मैं, स्टूडेंट्स ये आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारी फर्स्ट जो अरेंजमेंट्स हैं, ये कॉर्क यूज़ किया गया है नीडल के अंदर और इसके इर्द गिर्द फॉक्स को लगाया गया है। ये फॉक्स क्यों लगाए हैं? इसको स्टेबल करने के लिए। अगर ये फॉक्स यानी कि ये कांटे ना लगाए जाते तो स्टूडेंट्स इसका सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट है वो हायर रहता और इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं आती। ये लगाने से इसका सेंटर ऑफ मास का पॉइंट जो है वो लोअर हो गया है और ये पूरी की पूरी डिवाइस जो है वो स्टेबल हो गई है। इसी तरह सेकंड में स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे एक पर्च्ड पैरेट है। स्टूडेंट्स, ये क्यों इस छोटी सी जो टहनी है इस पर बैलेंस्ड होगा? क्योंकि इसकी जो टेल है उसको बहुत ज़्यादा हैवी बनाया जाता है। उसके हैवी बनाए जाने की वजह से उसका सेंटर ऑफ मास का पॉइंट भी लोअर होता है और उसकी बेस ज़्यादा हैवी होने की वजह से वो इजीली इस जो हमारे पास इसकी सपोर्ट है इसके ऊपर, इसकी जो सपोर्ट है इसके ऊपर वो खड़ा रहता है। थर्ड, अगर डायग्राम आप देखें, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक टॉय है जो कि हेमिस्फेरिकल बेस है जिसकी, ये ब्लू, ये स्टूडेंट्स ये इसीलिए इधर स्टेबल है इस सरफेस के ऊपर क्योंकि इसकी जो नीचे वाली हेमिस्फेरिकल बेस है ये बहुत ज़्यादा हैवी है। इसके हैवी होने की वजह से हम अगर इसको डिस्टर्ब भी करेंगे तो ये राउंड थोड़े सा रिवॉल्व करेगा और दोबारा इसी पोजीशन पर वापस आ जाएगा क्योंकि इसकी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसका सेंटर ऑफ मास का पॉइंट बहुत ज़्यादा करीब है ज़मीन के। तो बेस को हैवी बनाकर सेंटर ऑफ मास के पॉइंट को लोअर कर कर हम चीज़ों के अंदर स्टेबिलिटी ला सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो ख़त्म हो गया है और हमारा वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा। हमें फीडबैक ज़रूर देते जाइए और कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अपने टीचर जवाद अली को प्रोग्राम जज्बा तालीम से इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, खूब दिल लगाकर पढ़ते रहिए और मुल्क व कौम का नाम रोशन कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।